नमस्कार दोस्तों, आपका जेई केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड लेक्चर में कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। स्रोत के आधार पर केमिकल सब्सटेंस का वर्गीकरण पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी को कवर करेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। चौथा एक क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताया जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या इतनी अत्यधिक होती है क्यों, स्पष्ट ना। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन के गुण पढ़ेंगे, स्पष्ट ना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। पिछला फर्स्ट लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े थे। हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े थे, जिसमें ओल्ड डेफिनेशन बताया गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और मॉडर्न डेफिनेशन बताया गया था। दो टर्म आए थे, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, जिसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल समझे थे और उसको डिफाइन भी किया गया था। उसके बाद 1675 ईस्वी में लेवरी नामक वैज्ञानिक ने केमिकल सब्सटेंस को 3 वर्गों में बांटा। केमिकल सब्सटेंस को 3 वर्गों में बांटा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट केमिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, मतलब स्रोत के आधार पर मिस्टर लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने सब्सटेंस को क्लासिफाई करता है 2 वर्ग में। एक को कहता है ऑर्गेनिक, दूसरा को इनऑर्गेनिक। तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो देखिए, हेडिंग लगाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, मतलब स्रोत के आधार पर हम लोग केमिकल सब्सटेंस का वर्गीकरण देख रहे हैं, ठीक है ना। और ये गिव कौन दिया है, तो लेवोजियर नाम के वैज्ञानिक दिया है, ठीक है ना। तो गिवन बाई, पहला टर्म क्या है, तो गिवन माने दिया गया, गिवन बाई लेवोजियर, गिवन बाई लेवोजियर। और एक बात ध्यान रहे, ये लेवोजियर नामक वैज्ञानिक का केमिस्ट्री के क्षेत्र में योगदान बहुत ज्यादा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सब्सटेंस को क्या किया ना बाबू, केमिकल सब्सटेंसेज को दैट मीन्स कंपाउंड कहते हैं इसको। इस कंपाउंड को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा। कितने वर्ग में बांटा? 2 वर्ग में बांटा। एक को कहा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है ना। और दूसरा को कहा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसको कहा जो सजीवों से प्राप्त होते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सोर्स, जो सजीवों से प्राप्त होते हैं उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस की कैटेगरी में लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने रखा। उसके बाद जो नॉन लिविंग थिंग्स, दैट मीन्स जो निर्जीव से प्राप्त होते हैं, उसको किसने रखा बाबू, उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के कैटेगरी में रखा गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, तो कहिएगा ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, माने कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सजीवों से, ठीक है ना। तो लिखेंगे ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, या इसको बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स बोल भी सकते हैं और ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, सजीव से प्राप्त होते हैं। और इसको क्या कहा, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम
obtained from non-living organism, non-living organism, organism, ठीक है ना। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि क्या, नॉन लिविंग सोर्स, और ये लिविंग सोर्स, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने ऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी दो कैटेगरी में बांटा, एक को प्लांट्स कहा और एक को एनिमल। इसके अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास है यूरिया, ठीक है ना, यूरिया ले सकते हैं, यहाँ पर प्रोटीन ले सकते हैं, मतलब जो सजीव से प्राप्त हो, ग्लूकोज ले सकते हैं, स्टार्च ले सकते हैं। और नॉन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो खनिज से प्राप्त हो, जो चट्टानों से प्राप्त हो, जैसे सभी धातु मिनरल बोल सकते हैं। बात बुझाना क्या, H2O इसमें आ जाएगा, क्लियर ना। तो इतना आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस को दो कैटेगरी में बांटा गया, फिर इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी कितने कैटेगरी में बांटा गया, दो कैटेगरी में। इसको मिटा रहे हैं। तो बाबू ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहां कहां से प्राप्त हो सकते हैं, तो छोटू आप कहिएगा प्लांट से प्राप्त हो सकते हैं, प्लांट्स दैट मीन्स पेड़ पौधा से प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा एनिमल, एनिमल से प्राप्त हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहां से प्राप्त होंगे, या तो एनिमल से प्राप्त होंगे और नहीं तो प्लांट से प्राप्त होंगे, ठीक है ना। स्टार्च, यूरिया, टार्टेरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, बहुत सारे एग्जाम्पल, प्रोटीन, ठीक है ना, ग्लूकोज, इतनी एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्पष्ट ना। चलिए वैसे ही इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आप तो समझ रहे होंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहां से प्राप्त होंगे, कहां से नॉन लिविंग थिंग्स प्राप्त होंगे, जैसे रॉक, चट्टान से, ठीक है, चट्टान से। जैसे मान लीजिए पत्थर, CaCO3, सिलिका, SiO2, बहुत सारे एग्जाम्पल, क्ले माने मिट्टी, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर मिनरल होता है, क्या होता है, मिनरल, मतलब जितना खनिज है, अयस्क है, इसके कैटेगरी में आएगा मिनरल। जैसे L2O3 कोरंडम में कहते हैं, हेमेटाइट लोहा के अयस्क होता है, L2O3, 2H2 बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क होता है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल इसका हो सकता है, ठीक है ना। तो इतना आप नोट करें। इसके बाद बाबू हम लोग देखेंगे एक थ्योरी आता है, वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके बाद क्या देखेंगे, ये केमिकल क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। कौन दिया था यह थ्योरी, यह क्लासिफिकेशन, तो कहिएगा लेबोजियर। याद रहे लेबोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम मिटा रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थ्योरी है, जिसको हिंदी में कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है ना। इसको वाइटोलिज्म फोर्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है, या वाइटोलिज्म थ्योरी भी कर सकते हैं। यह थ्योरी जे बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने 1815 ईस्वी में दिया था, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पर गिवन बाय बर्जेलियस। बर्जेलियस इस थ्योरी कौन दिया था, वो जे बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1815 ईस्वी में। इसके अनुसार क्या होता है, देखिए बहुत मतलब चतुर वैज्ञानिक है ये, क्या कहता है, ठीक है ना। 1815 ईस्वी तक, 1815 ईस्वी तक किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं हुआ था।
1815 ईस्वी तक किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं हुआ था। इसलिए बर्जेलियस ने प्रस्ताव दिया कि किसी भी जीव में एक विस्मयी बल होती है, अदृश्य बल जिसको कहते हैं, विस्मयी बल होती है, जिसे वाइटल फोर्स कहा जाता है, जीव शक्ति कहा जाता है। और इन्होंने बताया कि प्रयोगशाला में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार नहीं कर सकते हैं, यही कंसेप्ट, यही स्टेटमेंट वाइटल फोर्स थ्योरी कहलाता है। लेकिन इन्हीं का शिष्य एक जर्मन वैज्ञानिक ओहलर, नाम सुने हैं, बहुत फेमस नाम है ओहलर, 1828 ईस्वी में यूरिया से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। सॉरी, अमोनियम साइनेट से, यूरिया से नहीं, अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रयोगशाला में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से उसको गर्म करके यूरिया बना दिया। और टेस्ट के बाद पता चला, परीक्षण के बाद पता चला कि यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाता है, इस थ्योरी के तुरंत बाद ये क्या हो जाता है, तुरंत बाद तो नहीं कहेंगे, मान लीजिए 1815 से 1828 तक ये थ्योरी वैलिड रहा। लेकिन उसके बाद इन्हीं का शिष्य ओहलर ने, एक जर्मन वैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को क्या कर दिया, इस थ्योरी पर ग्रहण उत्पन्न कर दिया, जिसकी वजह से ये थ्योरी डिस्कार्ड हो जाते हैं, फेल कर जाते हैं, इस थ्योरी का अंत हो जाता है। तो आप लोग इस समझ गए। हम स्टेटमेंट बोर्ड पर लिख देते हैं, इतना नोट करिए, हम स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। लिखो। तो बाबू, वाइटल फोर्स थ्योरी का ये स्टेटमेंट रहा कि 1815 तक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रयोगशाला में नहीं बनाया गया, ठीक है ना। इसलिए बर्जेलियस ने प्रस्ताव दिया कि जीवों में कोई विस्मयी बल होती है, ठीक है, जिसको वाइटल फोर्स कहा जाता है। एवं उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बना सकते हैं। इस सिद्धांत को ही क्या कहा जाता है, VFT, वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता है। इसको आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, इस थ्योरी के अगेंस्ट में इन्हीं का शिष्य ओहलर 1828 ईस्वी में, ओहलर ने 1828 ईस्वी में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट को लेता है। देखिए, बट लेकिन 1828 ईस्वी में ओहलर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है ना, अमोनियम साइनेट लेता है। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CNO, अमोनियम साइनेट लेता है। यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको गर्म करके, हीट करके, तो यहां पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंज ऑफ एटम, रीअरेंज। यहां पर क्या होता है, एक कंपाउंड बनता है NH2CONH2, या इसी को लिख सकते हैं NH2CONH2। इसको बॉन्ड दिखा के लिख दिए। यह यूरिया है, क्या है, यूरिया है, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो इस तरह से लेब में ओहलर नामक वैज्ञानिक ने 1828 ईस्वी में अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर के, गर्म करके क्या बना दिया, तो यूरिया बना दिया, जो एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। इसमें हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो बच्चों, इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए। 1828 में एक जर्मन वैज्ञानिक ओहलर ने प्रयोगशाला में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जो कि यूरिया था, अतः वाइटल फोर्स थ्योरी का विनाश हो गया, ठीक है ना। यूरिया को प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया गया। ये आपको समझा दिया गया सभी बातें, तो इसको आप नोट कर लें, ठीक है ना। फटाफट थोड़ा तेजी से लिखिए। चलिए,
अब देखो इसके बाद प्रयोगशाला में ही कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने एस्टिक एसिड का निर्माण कर दिया। एस्टिक एसिड का निर्माण कर दिया प्रयोगशाला में ही कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने। तो सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड देख क्या किया, ये गिवन बाई कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने बनाया। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, यहां बैलेंस कर दीजिए CH3COOH, ये एस्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है। CH3COOH, ये सब चीज नोमेनक्लेचर में कॉमन में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाया जाएगा। आईटीसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये इसके तुरंत बाद यूरिया के बाद कौन बना दिया, एस्टिक एसिड, जो एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी प्रकार मीथेन गैस प्रयोगशाला में बन गया, किसके द्वारा, बर्थलेट के द्वारा। तो सिंथेसिस ऑफ मीथेन को प्रयोगशाला में बनाया गया, गिवन बाई बर्थलेट, ठीक है ना। क्या किया, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनाया, कार्बन प्लस 2H2CH4 मीथेन गैस बन गया। अंततः वाइटल फोर्स थ्योरी का एकदम विनाश हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर ले। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिक के बारे में, नोट करो। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए हेडिंग लगाइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। हिंदी होता है छोटू कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के बारे में, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को, हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिख सकते हैं डेफिनेशन, तो हिंदी में लिख सकते हैं, तो इंग्लिश में हम लिख रहे हैं, हिंदी में बोल देते हैं, लिख लीजिए। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। हिंदी में लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। स्पष्ट ना, कंफ्यूजन है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का एग्जाम्पल बताओ। CH4 केवल कार्बन हाइड्रोजन से बना है, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरे भाई। CHCl3 ये हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है, दैट मीन्स ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तुमसे कह दे HCHO ये भी हाइड्रोकार्बन से ही बना है, ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CH3NH3 मेरे भाई, NH2 यहाँ पर मिथाइल एमीन, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन तुमसे कह दे H2 तो कहिएगा ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। CO2, ठीक है ना, धातु के कार्बोनेट, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के निर्माण में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हैलोजन दैट मीन्स ग्रुप 17 के तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सल्फर भाग ले सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी है इसमें कि उसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, फिर भी वे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। जैसे धातु के कार्बोनेट, धातु के साइनाइड, धातु के आइसोसाइनाइड, धातु के बाबू कार्बोनिल,
ये सब में कार्बन है, बाइकार्बोनेट, कार्बन हाइड्रोजन है, फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। समझ गया ना? इसको नोट करिए, हम नोट में 2 बातें लिखा दे रहे हैं। स्पष्ट ना? लिखिए। तो बच्चों ये नोट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में, निर्माण में कार्बन तथा हाइड्रोजन के अलावे, कार्बन तथा हाइड्रोजन के अलावे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हैलोजन, इसको हैलोजन कहते हैं, एक्स हैलोजन, एक्स से सूचित किया जाता है। हैलोजन ग्रुप 17 का तत्व को कहा जाता है, ग्रुप 17 के तत्व को कहा जाता है हैलोजन एक्स, जहां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। ठीक है ना? सल्फर हो सकते हैं। क्लियर? चलिए नोट नंबर 2 है, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें कार्बन हाइड्रोजन होता है, फिर भी वे इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए मेटल, मान धातु के कार्बोनेट, CaCO3 Na2CO3, देखो कार्बन है ना, धातु है, इसके साथ ऑक्सीजन भी है, तो कार्बन के अलावा ऑक्सीजन है लेकिन कोई धातु नहीं है। ठीक है ना? इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो धातु के कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, HCO3 बाइकार्बोनेट हो, चाहे कार्बोनिल हो, ठीक है ना, कार्बोनिल हो, स्पष्ट ना, चाहे साइनाइड हो, CN धातु के साथ, चाहे धातु के आइसोसाइनाइड हो, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ETC हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो बिहार बोर्ड में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल, माने धातु के कार्बोनिल में धातु का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। याद रखिएगा, या इसके नीचे नोट लिख सकते हैं आप। जैसे तुमसे कहा जाए NiCO के होल फॉर्म में निकेल धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो कहिएगा 0। ऐसे ही FeCO के होल 5 है, बताओ इसमें ऑक्सीकरण संख्या Fe आयरन का क्या होगा, तो 0 होगा। समझ गया ना? कंफ्यूजन नहीं है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, लिख लो। ठीक है? अब इसके बाद हम एक नोट बताएंगे आपको, ऑर्गेनिक, एक नोट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तुलना में बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। तो नेक्स्ट नोट इसके बाद आप लिख क्या सकते हैं बाबू, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या लगभग 60 लाख से अधिक, और दिन प्रतिदिन इसकी संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। स्पष्ट ना? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तुलना में सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। तो नोट इसको लिख लीजिए। चलो अब एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए सर जी आप नोट बोल दिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तुलना में बहुत अधिक है। जी हाँ, बहुत अधिक है, सर्वाधिक है। आखिर इसका कारण क्या है, आखिर इसका कारण बता दीजिए सर जी। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बन रहा है आपके मन में बाबू, आपके मन में क्वेश्चन यही बन रहा है कि कार्बनिक यौगिक माने ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, क्यों? या यूं बोल सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक अलग विषयों में अध्ययन क्यों किया जाता है, चाहे पढ़ा क्यों जाता है। ठीक है ना? तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, या 10th के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं हमेशा 5 नंबर के। अगर 12th में पूछेगा, बिहार बोर्ड 12th में पूछेगा, तो 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, क्यों? या ऐसे बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक अलग विषयों में क्यों पढ़ा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, ठीक है ना, और इसका आंसर हम समझाते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट के थ्रू बोर्ड पर लिखा रहेगा, आपको फिर से समझा के नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन क्या आपके मन में जनरेट हो, कार्बनिक यौगिक बहुत, लिखिएगा कार्बनिक यौगिक
बहुत कार्बनिक यौगिक बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। क्यों? बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। क्यों? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। या इसी को अलग भी उसे पूछ सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक अलग विषयों में ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहे कार्बनिक यौगिक को ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक अलग विषयों में पढ़ा जाता है। क्यों? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या बन सकता है छोटू कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत बड़ी संख्या में, बहुत लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। क्यों? या इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक अलग विषय में पढ़ा जाता है। क्यों? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जवाब सुनिए। इसका सबसे बड़ा कारण है इसमें श्रृंखलन, कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है। कार्बन में श्रृंखलन प्रवृत्ति होता है। माने श्रृंखलन प्रवृत्ति क्या है? तो कार्बन परमाणु के स्वयं के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति को, स्वयं के साथ जब जुड़ते चला जाएगा, जुड़ने की प्रवृत्ति को श्रृंखलन प्रवृत्ति गुण कहा जाता है। मान लीजिए कार्बन है, ये कार्बन को आप जुड़ते चले जाइए, जिंदगी आपका खत्म हो जाएगा, जिंदगी आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके जुड़ने की प्रवृत्ति कभी खत्म नहीं होगी। इसका श्रृंखलन गुण कहलाता है। यही स्वयं के साथ जुड़ रहा है ना, ये श्रृंखलन गुण कहलाता है। तो ये जुड़ते जाएगा, कभी छोटा कंपाउंड बनाएगा, बड़ा कंपाउंड बनाएगा, बहुत सारा लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके द्वारा श्रृंखलन गुण पाए जाने के कारण बढ़ जाता है। स्पष्ट ना। दूसरा कारण समझौता, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन उसका संरचना सूत्र अलग अलग होगा, तो उसका प्रॉपर्टीज भी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए, जब समझौता दर्शाएगा तो उसकी संख्या क्या होगी? घटेगी कि बढ़ेगी? रूप बदलेगा ना, बढ़ेगी ना, तो इसकी संख्या बढ़ेगी। तीसरा कारण क्या है? समजातीय प्रॉपर्टीज। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड समजातीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। होमोलॉगस सीरीज जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। CH2 यूनिट का दो कंपाउंड को कंपेयर करते हैं, CH2 यूनिट का अंतर हो, चाहे परमाणु द्रव्यमान 14 का अंतर होता है ना, मॉलिक्यूलर द्रव्यमान 14 का अंतर होता है, तो कहते हैं कि ये एक दूसरे के होमोलॉग है, ठीक है ना। क्या है? होमोलॉग है, समजातीय है। स्पष्ट ना। चौथा है इसका लार्ज अमाउंट पाए जाने के कारण, चौथा है बहुलीकरण की प्रक्रिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर बहुत बड़ा अणु बना लेता है ना, इसी प्रक्रिया को हम बहुलीकरण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लिख ले, इसका डायरेक्ट स्टेटमेंट में हम आंसर लिखा दे रहे हैं कारण है। स्पष्ट ना। इस क्वेश्चन को नोट करिए। तो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कारण कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है, कि उसी का आंसर दिया गया स्टेटमेंट के थ्रू। समझा दिए सब चीज, स्टेटमेंट में एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग। कहता है कारण श्रृंखलन प्रवृत्ति, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा लार्ज संख्या में पाया जाता है क्योंकि इसमें श्रृंखल प्रॉपर्टीज पाया जाता है। श्रृंखलन गुण क्या है? तो कहिए कार्बन परमाणु में एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा वह अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ सकता है, लिंकेज कर सकता है, एवं एक लंबी श्रृंखला या विभिन्न आकार की रिंग, साइक्लिक रिंग बना सकता है। जैसे देखो, कार्बन जुड़ते गया है, चारों कार्बन जुड़ के बनाया, 5-6 को भी जुड़ सकता है, 1 2 3 4 5 6, 4 को जुड़ा है, 5 को 6 को 7 को 1 लाख 2 लाख 3 लाख, जिंदगी और जुड़ते चले जाइएगा, लेकिन लाइफ खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका श्रृंखलन गुण खत्म कभी भी नहीं होगा। स्पष्ट ना। रिंग 3 मेंबर रिंग बना सकते हैं, 4 मेंबर बना लिए, 5 मेंबर रिंग बना लिए, और 6 मेंबर में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 6 है, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताएंगे आपको कि यहाँ सब क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन होता है। दूसरा कारण क्या है? पहला कारण समझ गए। दूसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमर दर्शाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड समझौता भी दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए C2H5OH है, ठीक है ना। यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग C2H6O भी लिख सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पर क्या किए? इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के स्ट्रक्चर इस प्रकार लिख दिए हैं, CH3CH2OH।
इसको इस प्रकार लिख दिया CH3O CH3, इसमें कार्बन 1 2, तो यहाँ पर भी 2, हाइड्रोजन 5 गो 1 6, तो 3 गो 3 गो 6 गो, यहाँ पर 1 और 2 3 और 3 6, ऑक्सीजन 1 तो ऑक्सीजन 1, यहाँ पर भी कार्बन 2 तो कार्बन 1 2, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 5 1 6, तो 3 और 3 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से ये अल्कोहल हो गया, ये ईथर हो गया है। तो इसका गुण बदल गया, इसका गुण क्या हो गया, बदल गया। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गया। अल्कोहल और ईथर का टेस्ट क्या सेम होगा, नहीं, डिफरेंट होगा। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गया और भौतिक गुण भी क्या हो गया, चेंज हो गया। स्पष्ट ना? तो संख्या इसकी क्या हो गई, बढ़ गई। फॉर्मूला 1 और 2 बन गया है, अल्कोहल और ईथर। स्पष्ट ना? ऐसे ही तीसरा बाबू, इसमें समजातीय श्रेणी होती है, इसमें समजातीय प्रॉपर्टीज होती है, होमोलॉग प्रॉपर्टीज भी दर्शाते हैं। होमोलॉग श्रेणी क्या है, होमोलॉग सीरीज क्या है? मान लीजिए ये एक कंपाउंड लिए और ये एक कंपाउंड लिए, अब इसमें हमको डिफरेंट बताना है, क्या अंतर है इसमें। CH3 CH2 CH3, CH3 है ना, CH2 है ना, और CH3 है, लेकिन एक यूनिट देखिएगा ध्यान से, CH2 यूनिट का अंतर है। और जब भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो में तुलना किया जाए, CH2 यूनिट का डिफरेंट आए, तो हम कहेंगे कि यह एक दूसरे के होमोलॉग है, तो इसकी संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट और लास्ट कारण है, ये पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया दर्शाते हैं। ये पॉलीमराइजेशन माने बहुलीकरण की प्रक्रिया दर्शाते हैं। बहुलीकरण की प्रक्रिया क्या है, जब बहुत सारा छोटे छोटे अणु, ऑर्गेनिक कंपाउंड के छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा कंपाउंड बनाते हैं, अधिक द्रव्यमान वाला, बृहद आणविक द्रव्यमान वाला कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण के नाम से जाना जाता है। इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको पढ़ना है, 12th में लास्ट में पढ़ना है। क्लियर ना? तो ये आप लोग लिख लीजिए इसका आंसर स्टेटमेंट ना, राइट डाउन। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन के गुण देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन हम पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन का ही केमिस्ट्री है, आपको पता है। तो कार्बन का हर चीज हम लोगों से पूछा जा सकता है। कार्बन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, बेसिक से बेसिक इंफॉर्मेशन हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये हमारे पास एक कार्बन, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो उनसे कहा जाए इसका परमाणु संख्या को हम Z से सूचित करते हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है, 6 होती है। ए माने कि परमाणु द्रव्यमान इसका 12 होता है, और यहाँ से न्यूट्रॉन हम निकाल सकते हैं, द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटाते हैं, तो 12 - 6 कितना आएगा, न्यूट्रॉन। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या 6 होती है, ध्यान रहे। स्पष्ट ना? चलिए, इसके बाद कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटल वाइट्स है, तो कहिए कि ये नॉन मेटल है। क्या है ये, नॉन मेटल है। स्पष्ट ना? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। क्लियर? वैलेंसी 4 होती है, संयोजकता, बॉन्ड बनाने की क्षमता। क्लियर? वैसे ही बाबू मेरे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है, 4 होता है, 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों क्या होती है, 4 होती है, मिस्टेक से लिख दिए। स्पष्ट ना? चलिए नेक्स्ट, कार्बन P वाला का एलिमेंट्स होता है, और इसका ग्रुप नंबर 4th A, चाहे ग्रुप 14 बोल सकते हैं। कार्बन के आइसोटॉप 3 है, कार्बन 6 12 6 13 6 14। कार्बन 6 12 की परसेंटेज अमाउंट अर्थ क्रस्ट पर 98.8% है, बहुत ज्यादा, डेट मीन्स ये बहुत ही स्टेबल है। कार्बन 6 13 कितना परसेंट है, 1.1%। कार्बन 6 14 0.01% है, ठीक है ना। इसका हाफ लाइफ, कार्बन 6 14 का हाफ लाइफ अर्ध जीवन काल 57 से 70 ईयर्स होता है। अर्ध जीवन काल क्या है, यदि मान लीजिए हमारा उम्र जीने का है 60, ये मान लीजिए फिक्स है, फिक्स नहीं होता फिर भी मान लीजिए किसी सब्सटेंस का उम्र
फुल लाइफ 60 ईयर्स है, 60 साल है, तो उसका हाफ लाइफ क्या होगा? 30 होगा। समझ गया ना? तो ये रहा बेसिक प्रॉपर्टीज कार्बन का। एक और टर्म कार्बन का यदि विन्यास लिखने की बात करें तो 1s2 2s2 2p2 होता है। स्पष्ट ना? ध्यान रहे कार्बन हमेशा, इसके आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन पढ़ाएंगे, उसमें स्पष्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बॉन्ड बनाता है, क्यों बनाता है। स्पष्ट ना? एक बात यहाँ पर लिखा है कि वान टॉप को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। वान टॉप को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में प्रथम नोबेल प्राइज से सम्मानित किए गए हैं। ठीक है ना? ये फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? वो वान टॉप को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। स्पष्ट ना? तो इसको आप लोग इत्मीनान से रिवीजन करिए। जो लोग पढ़ चुके हैं, क्लासरूम में अध्ययन कर चुके हैं, तो वीडियो को आप बार बार देखिए ताकि ये सारी बातें आपको याद हो जाए। ठीक है ना? तो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे।